नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे बजट से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल बजट सत्र की शुरुआत आज हो चुकी है और इस बजट सत्र से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब जनता की नजरें बजट के पिटारे पर हैं। जनता जानना चाहती है कि आखिर जब बजट का पिटारा खुलेगा तो उसमें जनता को क्या सौगात मिलेगी। लेकिन आज बजट सत्र की शुरुआत में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ तो राष्ट्रपति ने न सिर्फ अपनी प्राथमिकताएं बताई बल्कि साथ ही सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले साल की योजनाओं का भी जिक्र किया। क्या कुछ खास कहा द्रौपदी मुर्मू ने, चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डाल लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक, मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। सरकार की तारीफ करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आई। आज 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। वो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही। 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ करोड़ों लोगों के खातों में 27 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम पहुंचाई गई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ से ज्यादा लोगों तक मुफ्त इलाज की सुविधा पहुंचाई गई है। आयुष्मान भारत योजना ने करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है। ये तमाम बातें द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में कही। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। बजट सत्र की शुरुआत आज अभिभाषण के साथ में हुई थी। सरकार ने पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना को परिस्थिति के मुताबिक आगे भी चलाने का फैसला लिया है। ये एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान। गरीबों के मुफ्त अनाज के लिए सरकार करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और इस योजना की तारीफ तमाम दुनिया के देश कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर आंबेडकर उत्सव धाम समेत कई योजनाएं चलाई। अमृत जलधारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम सरकार की ओर से चलाए गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ओबीसी के वेलफेयर के लिए प्रतिबद्धता जो है वो भी सरकार ने अपनी स्पष्ट की है। ये वो तमाम बातें जो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान कही हैं और कई मायनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह अभिभाषण बेहद खास था। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता किसान है। देश के किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और क्या कुछ खास कहा, एक बार सुन भी लेते हैं। माननीय सदस्यगण, हमारी विरासत हमें जोड़ों से जड़ती है और हमारा विकास आसमान को छूने का हौसला देता है। इसीलिए मेरी सरकार ने विरासत को मजबूती देने और विकास को प्राथमिकता देने की राह चुनी। आज एक तरफ देश में अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है तो वही दूसरी तरफ आधुनिक संसद भवन भी बन रहा है। एक तरफ हमने केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का निर्माण किया तो वही हर जिलों में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज भी बनवा रही है। एक तरफ हम अपने तीर्थ और ऐतिहासिक धरोहर का विकास कर रहे हैं तो वही दूसरी तरफ भारत दुनिया की बड़ी स्पेस पावर बन रहा है। भारत ने पहला प्राइवेट सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। एक तरफ हम आदि शंकराचार्य भगवान बसवेश्वर, तिरुवल्लुवर, गुरु नानक देव जैसे संतों को के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। वही दूसरी तरफ आज भारत हाईटेक नॉलेज
का हब भी बनता जा रहा है। एक तरफ हम काशी तमिल संगमम के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहे हैं, तो वही वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे आधुनिक व्यवस्था भी बन रही है। दरअसल जिस तरह की मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां हैं, ऐसे में केवल भारत के लोगों की ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों की नजरें भी भारत के बजट पर रहेंगी कि इन मुश्किल हालात से निकलने के बाद अब भारत के बजट में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट सत्र से पहले मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र शुरू होते ही आशा की किरण लेकर आ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी सांसद बजट सत्र को लेकर उनकी जिम्मेदारियों पर खरा उतरेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की ओर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान है। उन्होंने कहा कि भारत का बजट जनता की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगा। साथ ही दुनिया जिस आशा की किरण के साथ भारत की ओर देख रही है, भारत का बजट उस आशा की किरण को और प्रकाशमान करने की कोशिश करेगा। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को संविधान और संसदीय प्रणाली का गौरव बताया है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें पूरे साल का लेखा जोखा सरकार का होता है। सरकार किस तरह से आने वाले समय में काम करेगी, बीता जो साल गया है उस वक्त में अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, इन तमाम बातों का जिक्र आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में होता है। और आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पर नजरें इसलिए भी इस बार ज्यादा थी क्योंकि जिस वैश्विक परिस्थिति से पूरी दुनिया उभरी है, कोरोना की मार पूरी दुनिया पर पड़ी है, उसके बाद किस सेक्टर में ज्यादा निवेश किया गया है, किस सेक्टर में सरकार की ओर से निवेश को प्राथमिकता दी गई है, और कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था क्या तेजी के साथ में बढ़ रही है या फिर उसमें ज्यादा सुधार करने के लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत है।
उन तमाम बातों का जिक्र जब निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की तो उसमें था। लेकिन सबसे पहले आपके लिए यहां पर यह समझना जरूरी है कि आखिर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट होती क्या है। आर्थिक सर्वे को समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि देश की इकोनॉमी की सेहत का लेखा जोखा इसमें होता है। सरकार यह बताती है कि देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था मौजूदा दौर में किस स्थिति में है। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी जाती है कि जो योजनाएं सरकार चला रही है वो कितनी आगे बढ़ रही हैं। पूरे साल विकास के ट्रेंड को भी आर्थिक सर्वे दर्शाता है कि कहां पर कितना निवेश हुआ है, किस योजना में सरकार की ओर से निवेश किया गया है। हर सेक्टर में निवेश की जानकारी दी जाती है कि हेल्थ सेक्टर में सरकार ने कितना निवेश किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना निवेश सरकार कर रही है। और आर्थिक सर्वे की बड़ी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। 2023-24 में विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान आर्थिक सर्वे की इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। जो कोरोना के नुकसान की भरपाई हुई है यह भी आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट कह रही है। उच्च महंगाई दर से निजी निवेश बेअसर हुआ है, यानी कि निजी निवेश पर उसका असर नहीं पड़ा है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाया है। आर्थिक सर्वे की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। ये 3 मेन पॉइंट्स रहे हैं। सर्विस सेक्टर पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र मिला। एमएसएमई सेक्टर को दिए जाने वाले कर्ज में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, यानी कि ज्यादा कर्जा एमएसएमई सेक्टर के लिए दिया गया है। जनवरी और नवंबर 2022 के बीच 30.5% ज्यादा कर्ज एमएसएमई सेक्टर को दिया गया है। अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। अगर 30.5% ज्यादा दिया जा रहा है तो इसके मायने क्या हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात वृद्धि में सुस्ती भी देखने को मिली है। ये वो तमाम बातें जिन पर हर भारतीय की नजरें इस वक्त होंगी, क्योंकि पूरा देश ये जानना चाह रहा था कि जब कोरोना महामारी के दौर से दुनिया गुजर रही थी और अब जब कोरोना महामारी का प्रकोप खत्म हुआ है तो उसके बाद से क्या स्थितियां सुधर रही हैं और उनमें अगर सुधार करना है तो उसके लिए क्या कुछ कदम सरकार के द्वारा और उठाए जाने हैं। और अब जब कल बजट पेश होगा तो उस पर भी नजरें रहेंगी कि अब आखिर हमने देखा था कि जब कोरोना महामारी थी हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज्यादा जोर सरकार कर रहा था, अब कल किस सेक्टर पर ज्यादा जोर रहेगा उस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। तो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आज पेश हुई और उस रिपोर्ट के जरिए सरकार ने पूरे साल का लेखा जोखा पेश करने की कोशिश की। इकोनॉमी की स्थिति क्या है वो बताने की कोशिश सरकार की ओर से की गई। आपको बता दें कि जैसे ही बजट सत्र शुरू हुआ है वैसे ही सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो कई मुद्दे इस बार सदन में उठाने वाले हैं। मौजूदा स्थिति जिस तरह से देश में है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, इसका मुद्दा वो उठाएंगे। इसके अलावा जो देश का पैसा पूंजीपति बर्बाद कर रहे हैं इसका मुद्दा भी उठाने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कही गई है। और चीन के मुद्दे को लेकर के सरकार की विदेश नीति का जिक्र भी उन्होंने किया है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष इस बार संसद में जाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से विपक्ष के तेवर नजर आ रहे हैं ऐसे में सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। दूसरी ओर जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। जनता के मन में कई तरह के सवाल हैं। जनता ये सवाल पूछ रही है कि अब जब कल बजट पेश होगा उसमें खेती से जुड़े किसानों के लिए क्या कुछ खास रहेगा। क्या जो सरकार लगातार आय दोगुनी करने की बात कहती है क्या कुछ और राहत जो है उन किसानों को मिलेगी। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए अब क्या कुछ नया होगा, टैक्स स्लैब में बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं। ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। और एक सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या महंगाई की मार जो जनता पर पड़ रही है उसमें कमी देखने को मिलेगी, क्या कुछ नया होगा। जनता क्या सोच रही है, जनता की जुबानी सुन लीजिए। जिस तरीके से पिछले 2-3 साल हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया के निकले हैं, उस स्थिति में कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डामाडोल हुई है। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि इस वर्ष भारतीय सरकार, मोदी सरकार कहीं ना कहीं व्यापारियों को, अपनी आम जनता को, जनमानस को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ राहत प्रदान करने का प्रयास करेगी। और हम लोग भी उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन ये पता हमें तब लगेगा जब मार्च में बजट सत्र हम सबके आपके सामने आ जाएगा। भाई आगामी बजट को देखते हुए खुदरा व्यापारी हमारे जैसे हो गए और भी हमारे लेवल के व्यापारी जो है खुदरा व्यापार हैं, जुड़े हुए हैं ज़मीनी व्यापारों से, उनकी अपेक्षा सरकार से ये है कि उनके लिए कई चीज़ों में टैक्स पे राहत
और जिस तरीके से आम चीज़ें जो हैं, आम ज़रूरत की चीज़ें अगर टैक्स जीएसटी के दायरे से कम आए, टैक्स लायबिलिटी कम बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं वो रेटों को प्रभावित करेंगे और रेट डाउन भी आएंगे। स्वाभाविक बात है कि खुदरा व्यापार अपने आप ही बढ़ोतरी करेगा हर तरीके से। आगामी बजट को लेकर के उम्मीदें ये हैं कि आने वाले बजट में कि सरकार कुछ ना कुछ इसमें करे, महंगाई को कम करे और कारोबार खुलने चाहिए। कारोबार इतने पिट चुके हैं जिसकी कोई कहने नहीं है। जो जिस टाइम कारोबार पे 5% जीएसटी जाती थी उस पर सीधी 18% जीएसटी कर दी है। पैसा बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है और कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं इस टाइम। टैक्स की कमी होनी चाहिए, टैक्स भी कम होना चाहिए। 2024 तक जो 2023-24 का जो बजट का प्रोग्राम है, एक आम आदमी की यही आशा रहेगी कि ऐसा बजट हो कि इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान बना पाए। जो मुश्किलें उसके सामने आ रखी हैं, छोटी छोटी चीज़ें उसकी रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि वो उनको ही उसी से नहीं लड़ पाता है और फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमें रेलवे में का से लेके टैक्सेस देने हैं, हर चीज़ में टैक्सेस का एक बड़ा सा रोल है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। एक सिलेंडर से लेके एक आम आदमी अपनी लाइफ में सिलेंडर, तेल, शक्कर, एक नॉर्मली ज़िंदगी जीने के लिए इतने टैक्स से होकर गुजर रहा है कि आम से आने वाली चीज़ का रेट साथ में आसमान पे हो गया है। और हम ये कोशिश करेंगे, एक अभिलाषा भी रखते हैं कि अगर ये एक अच्छा वो हो इनिशिएटिव हो सरकार का कि वो ऐसे कुछ लॉ बनाए कि जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी में बड़ा आसानी से अपना गुजारा कर ले, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सके, यही आशा है। और बजट के अलावा अब बात देश की दूसरी बड़ी खबरों की भी कर लेते हैं। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि देर रात धमकी भरा फोन आया है जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस को देर रात करीब 12:05 पर धमकी से जुड़ा कॉल आया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और जल्द ही धमकी देने वाले शख्स की पहचान भी कर ली गई। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स ने धमकी दी थी वो 38 साल का है और मानसिक रूप से बीमार है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आखिर धमकी किसने दी है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। दिल्ली गेट के आई सेंटर में नर्सिंग अर्दली का काम आरोपी करता है, जिसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल इसका इलाज मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास चल रहा है, यानी कि मानसिक रूप से बीमार ये शख्स बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने की कोशिश भी लगातार कर रही है, लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसने धमकी क्यों दी। और क्योंकि ये दिमागी रूप से बीमार है, इस वजह से पुलिस ज्यादा सख्ती बरतती हुई भी नजर नहीं आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब जब इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस आरोपी शख्स से पूछताछ करेगी तो उसमें क्या कुछ नया एंगल इसमें निकलकर सामने आता है या फिर नहीं। वहीं मोरबी पुल हादसे को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल ने सरेंडर कर दिया है कोर्ट में। जयसुख पटेल ने सरेंडर कर दिया है। जयसुख पटेल ने सीजेएम कोर्ट में यह सरेंडर किया है। बता दें कि कोर्ट ने जयसुख पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया था। पिछले साल मच्छू नदी पर बने मोरबी पुल के गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में गुजरात पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें ओरेवा ग्रुप के 2 मैनेजर और 2 टिकट क्लर्क भी शामिल थे। जयसुख पटेल का नाम भी एफआईआर में बतौर आरोपी दर्ज किया गया है। जयसुख पटेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इससे पहले 20 जनवरी को मोरबी सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी ताकि गिरफ्तारी से वो बच सके, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट दूसरी तरफ मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने मोरबी सस्पेंशन ब्रिज का रखरखाव और संचालन करने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप को नोटिस भी जारी किया था। और अब ओरेवा ग्रुप की ओर से यह भी लगातार कहा जा रहा है कि जो भी पीड़ित हैं उनके लिए मुआवजे की पेशकश एक तरफ से कह सकते हैं कि ओरेवा ग्रुप की ओर से की गई है, लेकिन मुआवजे की पेशकश करने से जो क्राइम है वो कम नहीं हो जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या जयसुख पटेल ओरेवा ग्रुप की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। और जिस तरह से एक के बाद एक नाम जो आरोपियों के हैं, आने वाले दिनों में कितनी और गिरफ्तारियां होंगी इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि अब तक पूरे मामले में गुजरात पुलिस 10
माफ कीजिएगा 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ओरेवा ग्रुप के एमडी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। बुलेटिन के आखिर में बात आसाराम बापू की, जिन्हें दुष्कर्म के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 2013 का यह पूरा मामला है जिसमें आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले अदालत ने आसाराम को दोषी करार देते हुए फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया था। दुष्कर्म का यह मामला आसाराम पर 2013 में दर्ज किया गया था। इस मामले में सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 6 लोगों को बरी किया है, जिसमें आसाराम की पत्नी और बेटी भी शामिल है। आसाराम के वकील का कहना है कि सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम 2013 से ही जोधपुर की जेल में बंद है। आपको यह भी बता दें कि गांधीनगर की अदालत में यह दावा किया गया था कि आसाराम बापू एक आदतन अपराधी है, लिहाजा आसाराम के खिलाफ भारी जुर्माने और उम्र कैद की मांग भी की गई थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सूरत की महिला ने साल 2013 में आसाराम और 7 अन्य लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, शिकायत पुलिस से की थी। महिला ने दुष्कर्म के साथ साथ अवैध तरीके से बंधक बनाने का आरोप भी लगाया था। 2013 का यह पूरा मामला है। अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में इस पूरे मामले को लेकर के उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में साल 2001 से 2006 तक अहमदाबाद के बाहर बने आश्रम में कई बार रेप का जिक्र किया गया है। ट्रायल के दौरान 7 में से एक आरोपी की साल 2013 में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद बाकी कुछ को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पुलिस ने जुलाई 2014 में इस पूरे मामले को लेकर के चार्जशीट भी दाखिल की थी और अब गांधीनगर की एक अदालत ने दुष्कर्म के इस मामले में आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुना दी है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।